अब अपन पढ़ेंगे स्थिर दाब पर परिवर्तन या स्थिर दाबी परिवर्तन। स्थिर दाबी परिवर्तन को आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था आइसोकोरिक सम आयतनिक स्थिर आयतन पर परिवर्तन। अब पढ़ेंगे किसी तंत्र में यदि स्थिर दाब पर रखा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, स्थिर दाब पर परिवर्तन पढ़ने के लिए अपने को एक ऐसा सिलेंडर लेना होगा। इस तरीके से एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। उस गैस का आयतन होगा V1 और शुरुआत में वो जिस टेम्परेचर पर होगी उसको अपन लिख देते हैं T1 से। अपने को प्रेशर फिक्स रखना है इसलिए अपन लिख देते हैं P1 लिख देते हैं। P1 इसलिए लिखा है कि अंतिम अवस्था में जब तंत्र चला जाएगा, ठीक है, अंतिम स्टेट में जब अपना तंत्र चला जाएगा उस समय प्रेशर भी यही रहना चाहिए, इसलिए P1 लिख दिया। तो ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल स्टेट। इस इनिशियल स्टेट से यदि इस सिस्टम को अब फॉलो किया जाता है, उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज करवाया जाता है स्थिर दाब पर, तो ये सिस्टम में क्या होगा यहाँ देखते हैं। ये होगी इसकी फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर यदि इस सिस्टम को ऑपरेट कराएंगे, वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर में करेंगे तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। अब यदि वॉल्यूम चेंज होगा तो पिस्टन भी ऊपर नीचे होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो पिस्टन या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। यदि गैस एक्सपैंड हो रही है तो पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और अपन गैस को एक्सपैंड की कंडीशन ही मान के चलते हैं। तो पिस्टन कहाँ चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया तो P2 क्या हो गया, चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा P2। इस कंडीशन में P1 और P2 दोनों बराबर नहीं है, और P1 बराबर P2 नहीं है तो अपना सिस्टम भी स्थिर दाबी सिस्टम नहीं है। अपने को कौन सी कंडीशन लेनी होगी, P1 बराबर P2। तो P1 और P2 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये मानते हैं कि शुरू में P प्रेशर था और बाद में भी P प्रेशर है। तो इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर एक इतने द्रव्यमान का वेट रख देंगे कि ये जब सिस्टम ऊपर उठाए तो गैस के द्वारा लगने वाला ये बल और सिस्टम के द्वारा लगने वाला ये फोर्स जिस पॉइंट पर आकर बराबर हो जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट पर पिस्टन अपने आप रुक जाएगा। इसको इस तरीके से समझे कि यहाँ पर कोई वस्तु है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये फ्री मोशन में जा रही है, जहाँ तक चाहेगी वहाँ तक चली जाएगी, जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना चली जाएगी। लेकिन एक काम करते हैं कि यदि ये वस्तु ऊपर जा रही है और यहाँ पर एक वेट रख देते हैं, अपन इतना वेट रख देते हैं कि ये फ्री होते हुए जाए, पिस्टन को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाए, पिस्टन को इतना ही ऊपर ले जाए। पहले मान लेते हैं पिस्टन यहाँ था तो पिस्टन को सिर्फ इतना ही ऊपर जाना पड़े, उसके बाद में पिस्टन रुक जाए। अब वॉल्यूम चाहे कितना ही चेंज हो, पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि ये प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसको अपन लिख देते हैं P गैस का प्रेशर, और इसको कहा जाता है P अपोजिट, ये उल्टा प्रेशर है। तो यहाँ पर P अपोजिट लग रहा है उल्टा, तो क्या हो जाएगा P डैश बराबर P अपोजिट। अगर ये वाली कंडीशन अपने को मिल जाती है तो अब अपना सिस्टम कैसा हो गया, आइसोबैरिक समदाबी सिस्टम हो गया, स्थिर दाबी सिस्टम हो गया। अब इस स्थिर दाबी सिस्टम में अपन स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन आएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अपन लिखते हैं। प्रथम नियम समीकरण यहाँ पर भी अपने काम आने वाली है। तो प्रथम नियम समीकरण से क्या है, एनर्जी चेंज क्या होता है, DE बराबर DQ माइनस TW, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर प्रेशर अपना क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ DE बराबर QP माइनस वर्क अपना क्या है, वर्क यहाँ पर गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ है और हो जाएगा PdV। इस तरीके से अपने को ये मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। प्रथम नियम समीकरण से ही समीकरण मिली है। ये है अपने वर्क का मान है, किए गए कार्य का मान है कि प्रेशर के साथ में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया वर्क अपना। अब जो इक्वेशन आई है इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या मिलेगा,
समाकलन कर देते हैं अपन कि स्टेट ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये 1 से 2 में आई एनर्जी, तो 1 से 2 में आने पर डी ई कितना होगा बराबर 1 से 2 आने वाली डेल क्यू पी स्थिर दाब पर ऊष्मा माइनस वी वॉल्यूम चेंज हुआ है अपना V1 से V2, तो लिख देते हैं P डेल V। ठीक है, अब अपन देखेंगे, देखिए ये जो इतनी सी टर्म है ई, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्ट में ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी, हर जगह अपने को यही मिल रहा है ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी। ई प्लस पी वी क्या होता है, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी होती है जिसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, और स्थिर दाब पर एच क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्मा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एच बराबर ई प्लस पी वी, एंथैल्पी समीकरण से, एंथैल्पी समीकरण से H2 माइनस H1 बराबर क्यू पी, या डेल H बराबर क्यू पी, यही अपने को प्रूफ करना था जो अपन एंथैल्पी में पढ़ेंगे। का निष्कर्ष क्या हुआ, स्थिर दाब पर कोई तंत्र जितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा वह उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होगा। यानी कि अपने सिस्टम की बात करें कि ये सिस्टम स्थिर दाब पर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ में क्या करेगा, ये सराउंडिंग से हीट अपने में ऐड करेगा। कितनी ऐड करेगा वो उसकी एंथैल्पी को बढ़ाएगी। जितने ज़्यादा हीट इसमें ऐड होकर फाइनल स्टेट में आएगा वो हीट क्या होगी, इसकी एंथैल्पी परिवर्तन को दर्शाएगी या एंथैल्पी में वृद्धि को दर्शाती है। ये हो गई अपनी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के बाद में आप एक बार इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा देखिए। इक्वेशन 3 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर QP, और क्या कर सकते हैं इसको, डेल E बराबर P डेल V, प्रेशर अपना कांस्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, P1 बराबर P2, अतः क्या आएगा P बराबर डेल V बराबर ये है यहाँ पर प्लस बराबर QP। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डेल E प्लस P डेल V बराबर QP। तो यही इक्वेशन मिल गई अपने को वापस, जो अपन ने ये देखिए ये यहाँ पर लिखी थी E प्लस पी वी बराबर QP या H। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे कैसे लिख सकते हैं, किसी सिस्टम में अपने को QP उस स्थिर दाब पर ऊष्मा ग्रहण की गई उसका पता चल जाए तो अपन एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इक्वेशन 5 का कहाँ यूज़ होगा, ऊर्जा ज्ञात करने में, ऊर्जा परिवर्तन या अंतर ज्ञात करने में। समीकरण 4 है ऊष्मा परिवर्तन, उसकी एंथैल्पी को ज्ञात करने में। तो अब अपन इक्वेशन 4 को दोबारा देखते हैं एक बार। समीकरण 4 से क्या करेंगे, अपन ये करते हैं कि सिस्टम में कोई सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं, माइक्रोस्टेट उसकी एक बार थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो क्या मिलेगा, समीकरण 4 से तंत्र में सूक्ष्म परिवर्तन हो तो क्या लिखेंगे अपन उसमें, डी एच बराबर डेल क्यू पी। इसको एक नई इक्वेशन मान लेते हैं और इसका आगे डेरिवेशन करेंगे। तो ये आगे अपने पास में इक्वेशन 6। इस इक्वेशन 6 में क्या है, डेल एच क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है, अवस्था पर निर्भर करता है। और वो हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है, पथ पर निर्भर करता है। तो अपने को क्या करना होगा, दो
अलग अलग अपने पास में अवकलज आए हैं, एक तो एग्जिट और एक इन एग्जिट। तो अब क्या करेंगे कि h के साथ में हम दो वेरिएबल लेंगे और उसके साथ में समीकरण के एग्जिट डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 6 से जो मिला है अपने को DH बराबर डेल क्यू पी, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, h के दो वेरिएबल चर टेम्परेचर व प्रेशर लेते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं, और DH को फिर अपन लिखते हैं इक्वेशन जो शुरू में अपने को इक्वेशन मिली थी एग्जिट और इन एग्जिट डिफरेंशियल की, उस इक्वेशन को अपन यहाँ पर वापस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, DH बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P प्रेशर dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। तो ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 7 जो अपनी आई है एग्जिट और इन एग्जिट डिफरेंशियल से। ठीक है, अब ये मानते हैं कि सिस्टम कौन सा है अपना, स्थिर दाबी। तो dP बराबर 0, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म्स क्या हो गई अपनी 0, क्या हो गई 0। तो अब क्या मिलेगा, DH बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर dt, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इसी में आगे क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 6 से 6 और 8 से, इक्वेशन 6 एंड 8 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8 क्या हो जाएगा, डेल क्यू पी बराबर डेल क्यू पी डेल एच की जगह में लिख रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ से लिखी है। तो क्यू पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी डी टी। ठीक है, इसी को आगे चेंज कर लेते हैं और क्या लिख सकते हैं, क्यू पी अपॉन डी टी को इधर कर दिया मैंने चेंज। तो ये एक नई टर्म्स मिल गई अपने को। ठीक है, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 में ये टर्म्स देखिए आप, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन टेम्परेचर के साथ में परिवर्तन की जो दर है वो क्या शो कर रही है, हीट कैपेसिटी। क्या दर्शाती है, हीट कैपेसिटी, वो भी कहाँ पर, प्रेशर के साथ में। तो मैं इस टर्म्स को क्या लिख देता हूँ, सी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। या साइड में लिख लेना आप, ये क्या है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता, ताप परिवर्तन की दर। ठीक है, स्थिर दाब पर ऊष्मा के साथ ताप परिवर्तन की दर। तो ये मिल गई अपने को हीट कैपेसिटी की वैल्यू, ऊष्मा धारिता की समीकरण। और ये जो टर्म्स है इसमें Cp का मान रखना है, क्या करना है, Cp, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cp का मान डेल H बराबर Cp dt। और अब मैं यहाँ से ये वैल्यू रख देता हूँ इस समीकरण में। तो लिखिए आप डेल, समीकरण 6 में रखने पर यहाँ से लिखना आप 10 का मान समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रखने पर क्या आएगा, डेल एच बराबर सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर टी डी पी। ये इक्वेशन 11। अब अपना सिस्टम कैसा है, समदाबी या स्थिर दाबी प्रक्रम है। तो स्थिर दाबी प्रक्रम में क्या होता है, परिवर्तन बराबर 0 की कंडीशन अपन ने यहाँ पहले भी लगाई थी और दोबारा भी लगा लेते हैं। देखिए, जब इक्वेशन नंबर 7 लिखा था तब 0 कंडीशन लगाई थी, और जब वापस ये इक्वेशन लिखी 11 के रूप में तब भी क्या करेंगे, dp बराबर 0 की कंडीशन लगाएंगे। और dp बराबर 0 की कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा मैटर क्या हो जाएगा, 0। अपने को क्या मिलेगा, dh बराबर cp dt, जो मैंने पहले ही लिख दिया था और दोबारा भी अपने को वही चीज़ मिली है, dh बराबर cp dt, इक्वेशन 12 है। यदि अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कि यदि अपना टेम्परेचर की जो रेंज है वो T1 से T2 रेंज में टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा हो तो अपने को क्या मिल जाएगा, डेल H बराबर T1 T2
CpdT, ये एक नई टर्म्स या कहें कि नया मामला मिल गया इक्वेशन 13 के रूप में, ठीक है, जहाँ पर Cp का मान क्या है, कांस्टेंट है। ताप के इस पे पूरी रेंज में क्या रहेगा, Cp का मान कांस्टेंट रहेगा। तो डेल एच बराबर Cp/dt हीट कैपेसिटी के रूप में ये अपने को एंथैल्पी परिवर्तन मिल गया। अब पढ़ेंगे एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा भी कहा जाता है। अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि इंटरनल हीट, और इसको क्या कहता है, पूर्ण ऊष्मा भी कहा जाता है। किसी पदार्थ की हीट क्या होती है, उसकी एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। ये भी क्या है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जिसको H से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? H से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। किस पर डिपेंड करता है? सिस्टम की अवस्था पर निर्भर करता है। कौन से पथ से ऊष्मा आई है कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कितनी ऊष्मा है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन या मैथमेटिकल जो फॉर्म है इसको लिखा जाता है H बराबर E+PV से। यह होती है एंथैल्पी, और इसमें चारों ही टर्म्स क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी, एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम, चारों टर्म्स क्या है, स्टेट फंक्शन है। चारों वेरिएबल क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर डेल E+PV। PV में से कोई एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये उसको डेल लगा देते हैं इस इक्वेशन के लिए, यदि परिवर्तन हो तो। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल एच बराबर डेल E+P डेल V प्लस V डेल P। एंथैल्पी हमेशा किस लिए काम में ली जाती है, स्थिर दाबी प्रक्रमों के लिए। किसके लिए? स्थिर दाबी प्रक्रमों के लिए एंथैल्पी शब्द काम में आता है, या एंथैल्पी का यूज ही स्थिर दाबी प्रक्रम में होता है, क्योंकि एंथैल्पी परिवर्तन एट कांस्टेंट प्रेशर ही प्राप्त किया जाता है। तो डेल P बराबर क्या हो जाएगा, 0, और डेल P बराबर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल H बराबर डेल E+P डेल V। ये टर्म्स क्या हो जाएगी, 0। तो अपने को फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल H बराबर डेल E+P डेल V। तो इसमें प्रथम नियम समीकरण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रथम नियम समीकरण। प्रथम नियम समीकरण तो याद होगी सभी को, क्या होती है, डेल E बराबर Q माइनस W। ऊर्जा परिवर्तन बराबर किया गया का ऊष्मा, दी गई ऊष्मा माइनस किया गया कार्य, और यहाँ पर किया गया कार्य क्या है, W बराबर P डेल V, फोर्स गुना आयतन परिवर्तन। तो क्या हो गया ये कार्य, तो कार्य P डेल V, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, W बराबर P डेल V आ गया तो क्या हो जाएगा अपना Q बराबर QP, और डेल E बराबर क्या लिखेंगे, QP, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, माइनस P डेल V। और ये जो E का मान आया है, इस E के मान को अपन को कहाँ रखना है, E के मान को अपने को रखना है इस समीकरण में। इस समीकरण में रखने पर अपने को क्या मिल जाएगा, डेल H बराबर QP, डेल H बराबर QP, क्योंकि P डेल V माइनस P डेल V बराबर 0। निष्कर्ष क्या हो गया भाई, इसका निष्कर्ष क्या हुआ बताइए। देखो, स्थिर दाब पर क्या कर रहे हैं अपन, स्थिर दाब पर किसी तंत्र को यदि ऊष्मा दी जाती है Q, तो किसके बराबर होती है, उसके एंथैल्पी के परिवर्तन डेल H के बराबर होती है। तो ये नोट कर लिया आपने, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। एक पढ़ते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी और गलन की एंथैल्पी। वाष्पीकरण होता है कि जब कोई द्रव्य, कोई लिक्विड
गैस में चेंज होता है, कोई लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो उसमें स्पेशल हीट ऐड हो जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को अपने अंदर ले लेता है और स्पेशल हीट ऐड हो जाती है इसमें। कहते हैं ना कि गर्म जल की तुलना में भाप ज़्यादा गर्म होती है, जल की तुलना में भाप ज़्यादा गर्म होती है। कारण क्योंकि वो सराउंडिंग से कुछ ऊष्मा अपने में ऐड कर लेती है, जिसे अपन लिखते हैं पॉजिटिव। और जब यही गैस वापस लिक्विड में चेंज होती है, ठीक है, जब इसका द्रवीकरण होता है तो क्या करती है, ये अपने में से कुछ हीट को बाहर सराउंडिंग को देती है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक कुछ ऐड होता है, कुछ हीट ऐड होती है, इसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, वाष्पीकरण की एंथैल्पी, ठीक है। इसी प्रकार जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब मेल्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से वापस सॉलिड बनता है, तो क्या करते हैं, ये सॉलिड से लिक्विड बनने पर क्या होता है, कुछ हीट जो है वो सॉलिड में ऐड हो जाती है और वो लिक्विड में ऐड हो जाती है। और जब कोई सॉलिड वापस लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज होता है तो कुछ हीट को वो सराउंडिंग में छोड़ देता है या ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, और यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। यही ऐसा सेम इसमें होगा, ठीक है, उत्सर्जन और अवशोषण, जिसके कारण क्या होती है, हीट इसके तापमान में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी और गलन की एंथैल्पी। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसे प्रायोगिक विधियों द्वारा अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है ये वैल्यू कि H2O लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो ये जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वो प्लस 43.93 किलो जूल होती है। और यही जब H2O गैस वापस लिक्विड में चेंज होता है तो सिर्फ साइन चेंज होता है, सेम वैल्यू जो ये सराउंडिंग से लेता है वही चीज़ सराउंडिंग में वापस रिलीज कर देता है। तो ये क्या कहलाती है, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग या मेल्टेशन की, फ्यूज़न की क्या होती है, H2O सॉलिड जब H2O लिक्विड में चेंज होता है तो ये फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न प्लस 6.02 किलो जूल, और जब वापस चेंज होता है तो सिर्फ चिन्ह चेंज होता है नेगेटिव, और ये वापस सराउंडिंग में रिलीज कर देता है। इस प्रकार एंथैल्पी की वैल्यू आती है, जो प्रैक्टिकली प्रूफ मेथड से निकाली जाती है। ये प्रूफ है, प्रैक्टिकली प्रूफ वैल्यू जो अपने सिलेबस में नहीं है, किस तरीके से ये निकाली जाती है। आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, अदरवाइज़ ये भी गिवन होती है। ओके, थैंक्स।